भारत ने अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ के चीफ को अचानक से कौन से देश की विजिट के ऊपर भेजा है? इसके पीछे क्या कारण है? यूरोप के कौन से देश में भारत की एम्बेसी को निशाना बनाया गया है? और भारत की एम्बेसी की कॉल के बाद भी पुलिस समय के ऊपर नहीं पहुंच पाई। अमेरिका ने भारत को लेकर क्या अनाउंसमेंट की है? और चाइना ने ब्रिक्स समिट से पहले भारत सरकार की कौन सी चीज के ऊपर आपत्ति जताते हुए नाराजगी पेश की है? इसके अलावा भी काफी सारी इंपॉर्टेंट खबरें आ रही हैं जो भारत के ऊपर इम्पैक्ट डालेंगी, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं भारत और स्लोवेनिया के बारे में, क्योंकि खिस्तानी सपोर्टर्स ने स्लोवेनिया में भी गंद मचाना स्टार्ट कर दिया है। सबसे पहले हम मैप में स्लोवेनिया की लोकेशन देखते हैं कि ये कहां पर है। जैसे कि आप मैप में देख सकते हैं, फ्रांस के ठीक राइट साइड के ऊपर और इटली के ऊपर वाली साइड स्लोवेनिया एक छोटा सा देश है, साइज पे मणिपुर जितना है, और आबादी है 21 से 22 लाख के करीब। इतना छोटा सा देश है, लेकिन खाली यहाँ पर भी अब असाइलम्स वाली गेम खेलने से बाज नहीं आ रहे हैं। आप अपनी स्क्रीन के ऊपर विजुअल्स देख सकते हैं। न्यूज निकल कर आ रही है कि खाली सपोर्टर्स ने स्लोवेनिया में भारत की एम्बेसी बिल्डिंग के अंदर घुसकर वहां पर तोड़फोड़ की, भारत के तिरंगे झंडे को फाड़कर उसके ऊपर अभद्र भाषा में संदेश लिखे, साथ में इंडियन एम्बेसी की बिल्डिंग में खस्तान जिंदाबाद के नारे लिखने के साथ साथ हिंदुस्तान मुर्दाबाद और प्रधानमंत्री मोदी को लेकर काफी गलत नारे और भाषा लिखी गई थी, जो हम इस वीडियो में भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इसके साथ ही 15 अगस्त को लेकर लिखा गया है कि ये पंजाब और सिखों का स्वतंत्रता दिवस नहीं है। एक इंटरेस्टिंग बात यह भी देखने को मिली कि स्प्रे पेंट से जो खाली सपोर्टर्स ने दीवार के ऊपर मैसेज लिखा है, उसमें यह भी लिखा है कि CJP HUL डिसएग्रेट इंडिया। CJP का तो यहाँ पर साफ मतलब है कि खस्तानी यहाँ पर ये मैसेज दे रहे हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी भारत को डिसएग्रेट करेगी, भारत के टुकड़े करेगी HUL का। यहाँ पर क्या मतलब है वो मुझे समझ नहीं आया। आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि HUL यहाँ पर किस चीज के लिए है। अगर आपको आइडिया लग रहा हो CJP, तो यहाँ पर 100% कॉकरोच जनता पार्टी के लिए है, क्योंकि जब दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी और दीपके का प्रोटेस्ट हो रहा था, उस समय भी सिख फॉर जस्टिस और गुरपतवंत सिंह पन्नू ने CJP को सपोर्ट एक्सटेंड किया था। इसलिए यहाँ भी CJP का मतलब कॉकरोच जनता पार्टी है। मे बी CJP का नाम इस्तेमाल कर कर खाली अपने प्रोपेगेंडा की रीच बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि CJP इस समय ट्रेंडिंग टॉपिक है। लेकिन यहाँ पर हमें स्लोवेनिया और यूरोपियन यूनियन की नालायकी के ऊपर भी बात करनी चाहिए। स्लोवेनिया यूरोपियन यूनियन का एक मेंबर है और नाटो का भी एक सदस्य देश है। अब सोचने वाली बात यह है कि जब खालिस्तानी एलिमेंट्स भारत की एम्बेसी बिल्डिंग के ऊपर हमला कर रहे थे, जब वहां पर ये पूरा तमाशा चल रहा था, उस समय स्लोवेनिया की पुलिस कहां पर थी? इंडियन एम्बेसी की कॉल के ऊपर भी स्लोवेनिया की पुलिस मौके पर नहीं पहुंच पाई, जबकि हम सब जानते हैं कि एम्बेसीज की सिक्योरिटी कितना बड़ा टास्क होता है और हर एक देश को यूनाइटेड नेशंस के रूल्स के अंडर एम्बेसीज की सिक्योरिटी को टॉप प्रायोरिटी के ऊपर रखना होता है। एम्बेसीज हमेशा से हाई सिक्योरिटी जोन में होती हैं। उसके बाद भी इंडियन एम्बेसी के ऊपर ये हमला हुआ, कॉल्स करने के बाद भी पुलिस टाइम के ऊपर नहीं पहुंची और सारे खाली एलिमेंट्स वहां से भाग गए। वीडियो रिकॉर्ड करते समय तक स्लोवेनिया की पुलिस या फिर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने अभी तक इस पूरे मामले में एक भी आरोपी या सस्पेक्ट को इस केस में अरेस्ट नहीं किया है, ना डिटेन किया है, और ना ही पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन बुलाया है। भारत की स्लोवेनिया में एम्बेसी ने इस इंसिडेंट का सख्ती से विरोध किया है। इवन अब तो भारत की सरकार और हमारे विदेश मंत्रालय ने भी एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट इशू कर स्लोवेनिया को याद दिलाया है कि डिप्लोमेटिक प्रेमिसेस की रक्षा करना सामने वाले देश की जिम्मेदारी होती है, और ये वियना कन्वेंशन के तहत स्लोवेनिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अभी तो खैर इस हमले में इंडियन एम्बेसी के डिप्लोमेटिक स्टाफ के साथ कोई भी हाथापाई या मारपीट नहीं हुई। अब इसके बाद होगा क्या कि भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास फुटेज आएगी, खाली सपोर्टर्स को आइडेंटिफाई किया जाएगा कि इस पूरे हमले में कौन कौन शामिल था। उसके बाद अगर इनमें से कोई भारत का नागरिक निकला, उसकी भारत में प्रॉपर्टी जब्त की जाएगी। एजेंसीज जब उनके खिलाफ केस फाइल कर इंडिया में उनके घरों के चक्कर काटेंगी, उसके बाद ये इस चीज का हवाला देकर इन वेस्टर्न कंट्रीज में जाकर असाइलम रिक्वेस्ट सबमिट कर देते हैं और कहते हैं कि इनको तो पंजाब में वहां पर परसिक्यूट किया जा रहा है, इनके खिलाफ केसेस फाइल किए गए हैं, इसलिए इनको असाइलम दे दिया जाए। आई होप कि ये जो इंडियन एम्बेसीज के ऊपर खिस्तानी सपोर्टर्स हमला करते हैं, इनको डिपोर्ट करवाकर एक बार भारत लाया जाए। यहाँ पर जब एक बार इनको लाकर सेवा पानी होगी इंडियन फ्लैग की डिसरिस्पेक्ट करने के लिए, जब देशद्रोह का केस चलेगा, उसके बाद ये सुधरेंगे, क्योंकि एक एग्जाम्पल सेट करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और बांग्लादेश को लेकर। न्यूज निकल कर आ रही है कि पिछले कल बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर तारिक रहमान और इंडियन हाई कमिश्नर दिनेश त्रिवेदी सर की मीटिंग के बाद भारत ने दिनेश त्रिवेदी सर को कंसल्टेशंस के लिए वापस से भारत बुलाया है। इसका मतलब है कि दिनेश त्रिवेदी सर खुद ही पर्सनली भारत आकर तारिक रहमान और बांग्लादेश की गवर्नमेंट का मैसेज भारत की सरकार को कन्वे करेंगे और फिर उसके बाद स्ट्रेटजी बनाई जाएगी कि आगे कैसे डील करना है। इसके साथ एक और न्यूज ये भी आ रही है कि भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ के चीफ पराग जैन सर अचानक से बांग्लादेश की विजिट के ऊपर गए हैं और ढाका में इन्होंने प्राइम मिनिस्टर तारिक रहमान के डिफेंस अफेयर्स एडवाइजर ब्रिगेडियर जनरल रिटायर्ड डॉक्टर AKM शमशुल इस्लाम के साथ मीटिंग की है। न्यूज निकल कर आ रही है कि बांग्लादेश सेना की जो मिलिट्री इंटेलिजेंस एजेंसी है, डायरेक्टर जनरल ऑफ फोर्सेज
इंटेलिजेंस, उसके इन्विटेशन के ऊपर ही रॉक के चीफ बांग्लादेश के हैं, यानी बांग्लादेश की सेना की तरफ से एफर्ट्स किए जा रहे हैं भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी को रीच आउट करने के। अब इसके पीछे क्या कारण है वो तो खैर अभी सामने नहीं आ पाया है, लेकिन शेख हसीना की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भारत और बांग्लादेश के बीच तेजी से डेवलपमेंट्स और बैक चैनल डिप्लोमेसी हो रही है। शेख हसीना के रिमूवल के बाद ये पहली बार है जब रॉ के चीफ बांग्लादेश गए हों। एटलीस्ट पब्लिक रिकॉर्ड के लिए अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि इन सब एफर्ट से कुछ पॉजिटिव सामने निकल कर आता है या फिर नहीं। भारत सरकार ने अगले महीने सितंबर में होने वाले ब्रिक्स समिट के लिए प्राइम मिनिस्टर तारिक रहमान को भी इन्विटेशन भेजा था, जो कि बांग्लादेश की सरकार ने अभी तक ना ही एक्सेप्ट किया है और ना ही रिजेक्ट। उसके ऊपर भी सबकी नजर है कि क्या तारिक रहमान भारत आते हैं या फिर नहीं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और अमेरिका को लेकर। रेफरेंस क्लैब की स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि अमेरिका के भारत में एम्बेसडर सर्गियो गौर ने भारत के फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री सर के साथ मीटिंग की है और भारत और अमेरिका के रिलेशंस के ऊपर चर्चा की है। फॉरेन सेक्रेटरी से मिलने से पहले सर्गियो गौर साउथ इंडिया के टूर के ऊपर गए थे 5 अगस्त को। ये तेलंगाना गए थे और वहां पर चीफ मिनिस्टर ए रवंत रेड्डी के साथ इन्होंने मुलाकात की थी। वहां से ये 7 अगस्त को सीधा कर्नाटका गए, जहां पर इन्होंने डी के शिव कुमार के साथ मीटिंग की। उसके बाद ये 8 अगस्त को केरला गए थे, जहां पर इन्होंने केरला के चीफ मिनिस्टर वीडी सतीशन के साथ मुलाकात की थी। अब इसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये तीनों कांग्रेस रूल स्टेट्स हैं, जहां पर कांग्रेस पार्टी सरकार में है, और ये विजिट ऐसे समय में की गई हैं जब क्रिश्चियंस पॉपुलेशन वाली साउथ इंडिया की स्टेट्स ऑलरेडी FCRA कानून के खिलाफ आवाज उठा रही हैं। इन स्टेट्स के बाद सीधा दिल्ली आकर फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री सर के साथ मुलाकात की गई। इसका साफ मतलब है कि भारत और अमेरिका भी इस समय बैकडोर डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए सीरियस डिस्कशंस में इंडल्ड हैं। इसके अलावा अमेरिका से एक और न्यूज निकल कर आ रही है। जो बाइडेन के समय जो गौतम अडानी के खिलाफ ब्रबरी और क्रिमिनल केस फाइल किया गया था, उसको अब यूएस के जज और कोर्ट ने ऑफिशियली डिसमिस कर दिया है। यूएस कोर्ट ने डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस से कारण पूछा था कि वो क्यों इस केस को आगे परस्यू करना नहीं चाहते हैं। इसके पीछे एग्जैक्टली क्या कारण है। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने कोर्ट को रिपोर्ट सबमिट कर अपने कारण बता दिए थे और कहा था कि उनको नहीं लगता है कि ये केस वो आगे प्रूव कर सकते हैं और ये केस अब एजेंसी की प्रायोरिटीज के साथ भी मेल नहीं खाता है। न्यूज आ रही है कि यूएस के जज ने भी अब जस्टिस डिपार्टमेंट की डिटेल रिपोर्ट के बाद ये क्रिमिनल केस डिसमिस कर दिया है। यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि गौतम अडानी को अब एक तरह से क्लीन चिट मिल गई है। दरअसल अमेरिका में सिर्फ डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के चार्जेस ड्रॉप कर देने से क्रिमिनल केस खत्म नहीं हो जाता है। फाइनल अप्रूवल हमेशा कोर्ट और जज ही देती है सरकार। बेशक किसी के खिलाफ कोई केस फाइल कर दे, लेकिन जब तक जज अप्रूवल नहीं देता है तब तक वो केस पूरी तरह से डिसमिस नहीं होता है। और इस केस में भी जज ने डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस से पूछा था कि अडानी के खिलाफ जो पिछली गवर्नमेंट के समय केस फाइल किया गया था ब्राइबरी का और क्रिमिनल केस, उसमें लगाए गए चार्जेस को वापस लेने की असली वजह क्या है। और इसमें सिर्फ एक लाइन की एक्सप्लेनेशन काफी नहीं होगी, पूरी एक डिटेल रिपोर्ट चाहिए। और इसी सवाल के जवाब में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने कोर्ट को 10 पेज की डिटेल फाइलिंग दी थी, जिसमें बताया गया कि एटलीस्ट घटना भारत में हुई। इसमें इंडियन कंपनीज और इंडियन ऑफिशियल्स शामिल थे। इसमें अमेरिका की डायरेक्ट जुरिस्डिक्शन या नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट बहुत ही लिमिटेड है और प्रोसिक्यूशन के सक्सेसफुल होने की पॉसिबिलिटी भी काफ़ी कम है। और ये केस प्रूव होता इसके चांसेस कम थे, यानी कि केस कमज़ोर था। इसलिए सरकार के मुताबिक इस केस को आगे बढ़ाना लीगल तौर पर सही नहीं है और प्रैक्टिकल नहीं है। अब जज और कोर्ट ने भी डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की एक्सप्लेनेशन एक्सेप्ट कर ली है और गौतम अडानी के खिलाफ केस को डिसमिस कर लिया है। आपको क्या लगता है कि क्या भारत को बदनाम करने के लिए अडानी को जानबूझकर टारगेट किया जाता है? हाँ, या फिर ना आपको भी अडानी के ऊपर शक होता है? नीचे कमेंट कर अपनी राय तो जरूर बताएं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और चाइना को लेकर। आपको याद होगा 2-3 दिन पहले मैंने एक न्यूज कवर की थी जिसमें बताया था कि भारत ने अरुणाचल प्रदेश में 27 जगह के नाम स्टैंडर्डाइज कर भारत के ऑफिशियल मैप्स में उनकी एंट्री कर दी है। इनमें कई सारे तिब्बतन नाम थे और कई सारे हिंदी नाम थे। अब ये जो भारत सरकार ने नामों की लिस्ट जारी कर इनको मैप में शामिल किया है, इसका चाइना की सरकार ने आधिकारिक विरोध किया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। चाइना के विदेश मंत्रालय के स्पोक्सपर्सन गुवो जियाकुन ने कहा है कि चाइना हमेशा से अरुणाचल प्रदेश को इंडिया का हिस्सा नहीं मानता है। इंडिया ने इसको इल्लीगल तरीके से अरुणाचल प्रदेश नाम दिया है और अब इंडिया का उन जगहों के नाम बदलने की कोशिश करना जिन्हें चाइना लंबे समय से अपने स्टैंडर्ड नाम से बुलाते आ रहा है, ये स्टेप इल्लीगल है और इसका कोई भी लीगल मतलब नहीं है। इंडिया के नाम बदलने से हकीकत बिल्कुल नहीं बदलेगी। जंगनान रीजन चाइना का हिस्सा है और साउथ तिब्बत का पार्ट है, ये कहना है चाइना का। चाइना अरुणाचल प्रदेश को जंगनान बोलता है। अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि इस कंट्रोवर्सी के बाद चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग अगले महीने ब्रारिक समिट में हिस्सा लेने के लिए भारत आते हैं या फिर नहीं। ब्रिक्स समिट की डेट्स ऑलरेडी अनाउंस हो गई हैं।